अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश। आज प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले आज पेशावर में होने वाली सियासी गहमा गहमी और हंगामे के हवाले से जिक्र होगा। पेशावर में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से नई जमात की दाग पेल डाल दी गई है। PTI से नाराज परवेज खटक इस नई जमात के सरबराह होंगे। 50 से ज़ायद लोगों की शमूलियत के इतलात हैं। हम ख्याल इकट्ठे हो गए हैं। पेशावर में होने वाले इजलास को खुफिया रखा जा रहा था, लेकिन वो खुफिया नहीं रहा। इस हवाले से और क्या क्या खबरें हैं, हमारे पैनलिस्ट इस पर रोशनी डालेंगे। प्रोग्राम का दूसरा मौजू होगा पेशावर में ANP को धचका। ज़िली सदर और मेयर के साबिक उम्मीदवार शेर रहमान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। गवर्नर और इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात की जो खबरें हैं, उन इख्तलाफात को दूर करने के लिए गवर्नर से कल मुलाकात होगी और इन इख्तलाफात को दूर करने के लिए जो लोग मुतहरिक हमें नज़र आते हैं वो पीपल्स पार्टी से मोहम्मद अली शाह, जबकि अवामी नेशनल पार्टी से सरदार हुसैन बाबक और नून लीग से इख्तियार वली जो हैं वो सालिसी का किरदार अदा करेंगे कल गवर्नर हाउस में, और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से गवर्नर और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान इख्तलाफात सामने आ रहे हैं उनको दूर किया जाए। प्रोग्राम में हमारा एक और मौजू होगा खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। 6 माह गुजर गए हैं लेकिन किसी किस्म की कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई सिवाय अपोजिशन और साबिक हुकूमत के करप्शन के केसेस खोलने के। निगरान काबीना के 2 अरकान अब तक फारिग हो चुके हैं, जबकि तीसरे को फारिग करने की तैयारियां जारी हैं। ये तीसरा शख्स कौन है जिसे फारिग करने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है, इन तमाम मौज़ूआत पर आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में पेशावर स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू होंगे हज़रत खान मोहम्मद साहब। इसके अलावा हमें वीडियो कॉल पर ज्वाइन करेंगे पेशावर के सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़िदा आदिल, जबकि ऑडियो कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे हज़ारा से डॉक्टर काशिफ जंजुआ। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। हज़रत खान साहब, आपकी तरफ आएंगे। आज खासा गहमा गहमी वाला दिन रहा पेशावर में। आप खुद भी गालिबन उस इजलास में शिरकत के लिए जाने की कोशिश आपने की है, आपके जैसे कि आपका कहना था। ये बताइएगा कि परवेज खटक की एक कहते हैं ना कि तूफ़ान से पहले की खामोशी, बड़े वो खामोश लग रहे थे और फिर आज उन्होंने बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक पार्टी शुरू कर दी है। क्या मौक़िफ़ है आपका? हाँ, आप कह रही थी वो जब पहले प्रोग्राम में आप कहती रही कि इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, वफादारियाँ तब्दील नहीं हो रही, वफादारियाँ तब्दीली, कोई बड़ी तब्दीली नहीं। अभी मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तब्दीली आई हैं और ये परवेज खटक की शक्ल में आई है। परवेज खटक को 21 जून को शोकाज नोटिस दिया गया। उनको शोकाज नोटिस में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि आप अपने बंदों को, यानी PTI के बंदों को तोड़कर किसी दूसरी जमात में शामिल करवाना चाहते हैं। बिलाखिर परवेज खटक अपने मकसद में कामयाब हो गए। परवेज खटक खुद कामयाब हो गए या कामयाब करवाया गया, लेकिन ये सवाल है, कामयाब हो गए। और वो इस तरह कामयाब हो गए कि उनके साथ साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी शामिल हैं। और महमूद खान के बारे में ये सोचा भी नहीं जा रहा था कि वो परवेज खटक के लाइन पे जाएंगे और परवेज खटक के साथ एक ही जमात बनाएंगे। इसमें एक और बात है कि वो ये है कि PTI के चेयरमैन के करीब जो लोग थे वो भी PTI छोड़कर नई पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो गए, इश्तियाक उमर जी सब। और इस जो इन 57 जो MPs, मिनिस्टर्स, मशीर्स, माविन खसूसी, MNS जो दावा किया गया, इसमें अहम शख्सियात थी। और जो अहम शख्सियात थी उसमें ज़ियाउल्लाह बंगश कोहाट से वो सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, अरबाब वसीम पेशावर से, मलिक वाजिदुल्लाह और शाह फैसल हांगू से। और ये दिलचस्प बात यह है कि इसमें 3 वो लोग शामिल थे जो 2 इन्हें अरबाब वसीम और वाजिदुल्लाह, उनकी ज़मानत हफ्ते के रोज़ मनसूख हो गई थी और वो जेल में थे जी। वो इजलास में शरीक हुए। बिल्कुल। आज सुबह एक MPA को गिरफ्तार किया गया, वो इजलास में शरीक है। दिलचस्प बात यह है इसमें अक़लियती जो अक़लियती वज़ीर रह चुके हैं, आपको याद वो वज़ीरज़ादा चतराल से, वुल्सन वज़ीर, वो भी इस इजलास में शरीक रहे। तहरीक इंसाफ की वजह से ही वो आगे आए। और एक सितारा अयाज मैंने देखी, वो वीडियो में विजुअल में देखी, वो सितारा आपको याद होगा, कोई सेनेटर रह चुकी हैं, पहले बाप पार्टी में NP में थी, PNP से बाप पार्टी में चाहिए, वो भी इस इजलास में शरीक रही हैं। लेकिन इकबाल वज़ीर इसमें शरीक रहे हैं। वो
ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि बड़े बड़े नाम थे। और मेरा ख्याल में ये काफ़ी, इसमें कौमी असम्बली के मेंबर थे पेशावर से हाजी शौकत अली, शेर अकबर ख़ान बुनेर से, इसी तरह डी खान से जो पीटीआई के MNA थे याकूब शेख, वो भी इसमें शरीक है। इन्हें अगर देखा जाए बाड़ा से शफीक आफरीदी, वो MPA थे, वो भी शरीक रहे। काफ़ी मुहिबुल्लाह जो सूबाई वज़ीर थे स्वात से, वो भी मेरे ख्याल में महमूद ख़ान की वजह से शामिल हुए हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ आरा है, इस आरा मुख्तलिफ है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जिनके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस हैं वो मजबूरन शामिल हुए हैं। लगा महमूद ख़ान की बात कर रहे हैं तो उसकी हुकूमत में जो चीज़ें हुई थी, मुहिबुल्लाह के हवाले से वो ये बात हो रही थी, इश्तियाक उमर के बारे में तो बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से ये बात भी कही जा रही। लेकिन काफ़ी हद तक मतलब जैसे पहला शो मेरे ख्याल में कामयाब रहा। आपको लगता है पहला शो कामयाब रहा? फिदा दिल साहब की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम फिदा साहब। वालेकुम अस्सलाम। फिदा साहब, ये क्या माजरा हुआ? साहब कुर्सी के जाते ही सारे मसाहब भी साथ छोड़ने लगे। देखें, ये हमारी सियासत जो है इसकी तारीख ये रही है, ये कोई अनोखी बात नहीं जी। और सियासत, हमारी सियासत जो पाकिस्तान, परवेज खटक साहब की भी थोड़ी सी तारीफ बताइएगा। जी। और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके सीने में कहते हैं कि दिल नहीं होता। और फिर परवेज खटक साहब जैसी शख्सियात जिनको उनकी औकात से ज्यादा नवाजा गया और जिनकी पहचान तहरीक इंसाफ की वजह से हुई, इमरान खान साहब की वजह से हुई, मुल्कगीर सूबे से बाहर उनको अगर किसी ने पहचाना तो उनके उस ओहदे की वजह से पहचाना जो इमरान खान ने उनको दिया। 5 साल वो वज़ीर आला रहे और इससे पहले भी वो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत का एक बड़ा नाम था। वो सूबाई काबीना का 2 मरतबा मुतअद्दिद मरतबा हिस्सा रहे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव ग्रुप का हिस्सा रहे। फिर जब आफ्ताब शेरपाव ने कौमी वतन पार्टी बनाई तो उस पार्टी में तो वो नहीं गए, लेकिन जब से वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं तो तब से उनकी मुल्कगीर शोहरत भी है। अब बहुत सारे हमारे साथियों के लिए ये कोई हैरत की बात नहीं थी कि इस इजलास में, जिसको हजरत खान साहब ने बहुत शानदार इजलास करार दिया है, कि उसमें महमूद खान साहब भी नजर आए हैं। बिल्कुल, महमूद खान साहब की एक तस्वीर जो है वो बड़ी माने खेज है। वो बाकायदा अपना रिवायती कहकहा लगा रहे हैं। अब ये नहीं समझ आ रही कि वो खुद पर हंस रहे हैं, परवेज खटक साहब पर हंस रहे हैं, या PTI के कारकुनों के ऊपर हंस रहे हैं। क्योंकि देखें, ये वो 2 वज़राए आला हैं जिन्होंने एक ने 5 साल अपना वज़ारत आला का दौर गुजारा और एक ने तकरीबन 4 साढ़े 4 साल गुजारे। तो ये जो सारी सूरत हाल हमने आज इस मीटिंग में देखी, मुझे लगता है कि इस इजलास में खुद परवेज खटक साहब को भी दावत दी गई थी कि आप जनाब तशरीफ लाएं और इस इजलास की सदारत करें। ऐसे मौकों पर आपने देखा होगा कि मीडिया की बाकायदा मिन्नतें की जाती हैं कि आप आएं और हमारा शो जो है इसको कवर करें। लेकिन हमने ये देखा कि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। हमारे 4 साथियों को ज़ेरे हिरासत रखा गया, वहां पर पुलिस भी बेबस नजर आई, हम खुद बेबस नजर आए। वो जो एक सिलसिला था कि मतलब अगर आपने पार्टी लॉन्च करनी है या अगर आपका कोई मुशावरती इजलास की है तो इस शादी हाल का क्यों इंतखाब किया गया? अब ये परवेज खटक की रिहाइशगाह में भी हो सकता था। अगर उन्होंने कोई नंबर बताने थे तो नंबर वो प्रेस रिलीज के जरिए टिकट्स की सूरत में भी बता सकते थे, दावा कर सकते थे, जिस तरह उन्होंने किया कि जिस तरह ऐसा भी कहा जा रहा है कि खुफिया रखा जाना था इस इजलास को, जो खुफिया नहीं रहा। मकसद क्या था इसको खुफिया रखने के हवाले से? ये एक अहम सवाल है, क्यों खुफिया रखा जा रहा था? कहीं हमारे जो मीडिया के जो काफिर सवालात हैं उनका कोई मुसलमान जवाब नहीं था परवेज खटक साहब के पास? क्या ऐसी चीज थी कि जिसको छुपाया जा रहा था? अगर कोई आपने पार्टी लॉन्च करनी है तो फिर तो आप ओपन आए, आप बताएं कि जी फलां बंदा मेरे साथ है, फलां बंदा मेरे साथ है। और वही चीजें लीक भी हुई, वही चीजें बाहर भी आई, तस्वीर की शक्ल में, वीडियोस की सूरत में। किसको आपने बुर्का पहना के आपने वहां पे आके किसी को कहा कि आप शिरकत करें? तो जब आपने एक इजलास करना था, देखिए जमहूरी हक है, आईनी हक है आपका कि आप पार्टी बनाएं, नई पार्टी बनाएं या किसी दूसरी सियासी जमात में जाएं, इस पर कोई कदगन नहीं है। लेकिन ये कौन सी ऐसी खुफिया एक्टिविटी थी कि जिसको खुफिया रखने की कोशिश की जाती रही? तमाम मीडिया की नजरें परवेज खटक साहब के ऊपर थी कि जी वो कब ऐलान कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस किस्म का कोई मुशावरती इजलास बुलाना था
तो वो किसी और तरीके से भी कर सकते थे। इस चीज को बाकायदा, यानी मैं तो ये समझता हूँ कि इस चीज को खराब किया गया है। इस चीज का जो इमेज है इस पार्टी का, वो बड़ा मुतासिर हुआ बिल्कुल ठीक है, यानी कि गैर जरूरी तौर पर जो भी आज किया गया वो किया गया, उसकी जरूरत नहीं थी। डॉक्टर राजा काशिफ साहब की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। काशिफ साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा। फिदा ने कहा कि 2 साबिक वजीर आला जो थे आज कहकहा लगा रहे थे एक ही फ्रेम में, तो क्या ये 1 और 1 11 साबित हो सकते हैं? जी मुझसे काशिफ साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको। काशिफ साहब बताइएगा, क्या आपको लगता है कि महमूद खान साहब और परवेज खटक साहब 1 और 1 11 साबित हो सकते हैं? जी मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर बात की जाए इस हवाले से, मौजूदा सिनेरियो जो डेवलप हो रहा है उसमें तब्दीलियां आएंगी, और अब असल जो भी कुछ होगा आप 12 अगस्त से पहले कोई उम्मीद ना रखें। जो भी डेवलपमेंट है ये बेसिकली हांडी है जो पकने वाली है, और ये चौराहे पे फूट भी सकती है। यानी कि मेरी सोची समझी राय है। तो इसलिए कोई भी डेवलपमेंट जो हो रही है वो प्रैक्टिकली डेवलपमेंट नहीं है, ये लोगों की ख्वाहिशात हैं, कोशिशें हैं, जिनका हासिल हमें 12 अगस्त के बाद पता चलेगा कि होने क्या जा रहा है। हजारा से क्या खबर है आपके पास इस हवाले से? कैसे देख रहे हैं लोग वहां पर इस पूरे जो आज हुई एक्टिविटी? जी मैंने अर्ज किया कि हजारा से आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं, कैसे लोग देख रहे हैं जो पूरी आज खबरें सामने आ रही थी, उनके ऊपर क्या रद्द अमल आ रहा है? देखिए, हजारे की अगर बात की जाए तो हजारे में हजारा शुरू से नून लीग के साथ रहा है। हजारे की बल्कि आपको पाकिस्तान मूवमेंट जो है, पाकिस्तान जो बना, तो उसमें सारा किरदार हजारे वालों का था कि वो उसको पूरे को लेके आए, स्टेपी को, पूरे सूबे को लेके आए। तो उससे एक चीज हमें ये पता लगती है कि हजारा बेसिकली मुस्लिम लीग का गढ़ है। वो कुछ अरसे के लिए हमें लगता है कि वो चला गया पीटीआई की तरफ, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप बात करें एबटाबाद शहर की, तो एबटाबाद में मुश्ताक गनी जो है एक ताकतवर उम्मीदवार हैं, और चाहे वो आज़ाद लड़ें या पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे या कोई और। अच्छा, दूसरा ये कि मुश्ताक गनी का परवेज खटक की तरफ जाने के इम्कानात मौजूद नहीं है, क्योंकि पिछले इलेक्शन के बाद भी सुनने में ये आया, ऐसी खबरें थी, इतलाक थी कि परवेज खटक ने इनको बुलाया था, ये नहीं गए थे। उस मीटिंग में इन्होंने अटेंड नहीं की, क्योंकि ये इनकी जो टेंडेंसी थी वो पीटीआई की तरफ थी, और आप समझे कि हजारा एक अलग लॉबी है बाकी केपी की निस्बत, क्योंकि हजारे वाले अपने आप को बतौर एक सूबा के तौर पे देखते हैं। तो इसलिए मुश्ताक गनी चूंकि वहां के नुमाइंदे हैं, तो वो अभी भी बड़ा सोच समझ के फैसला उठाएंगे, और अगर उनको कहीं जाना पड़ा तो ये मुमकिन है कि वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे आए। आज जबकि हरीपुर की जानिब आए तो हरीपुर में आप देखेंगे मेयर नून लीग का वो आजाद था, लेकिन जो फैमिली है समीउल्लाह, ये एक ताकतवर उम्मीदवार है, एंड मुमकिन है कि नून लीग वहां से आए। उमर अयूब लोगों के लिए शायद इतना आसान ना हो। इसी तरह अगर हम बात करें मानसेरा की, तो कैप्टन सफदर ने वहां पे तरक्याती काम भी कराए हैं, और उनका बड़ा ही इंटरनल असर रसूख है। तो इस तरह से अगर हम 3 हजारे के बड़े शहरों में बात करें, वैसे तो 7-8 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं हजारे में, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन कहाँ जाएगा, लेकिन बड़े शहरों से जो नुमाइंदगी है, जो हिंद को बोलने वाली ये पूरी बेल्ट है, ये बुनियादी तौर पे नून लीग की है, और एबटाबाद शहर से मुश्ताक गनी के आने की कभी इम्कानात हैं। ठीक है, यानी आपका ये मौक़िफ़ है कि आपको लगता है कि इलेक्शंस में शायद हजारा से नून लीग का पलड़ा भारी हो सकता है। नाजरीन, आज परवेज खटक की जानिब से जो पार्टी तश्कील दी गई है, एक और नारे की भी बाज़गश्त परवेज खटक की तरफ से सामने आ रही है, और वो ये है कि खुला चैलेंज वो दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, और उनका कहना है कि वो उनको हराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उनके इस मौक़िफ़ पे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका क्या मौक़िफ़ है ये जानेंगे, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी एक नई जमात की और नई जमात के सरबराह की। हज़रत खान मोहम्मद साहब की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है उनको, क्या वाकई इस जमात में इतना दम होगा कि जिस जमात से निकल कर एक नई जमात बनाई गई है उस जमात को पछाड़ सकें? नई जमात बन गई है, लेकिन मेरे ख़्याल में नई जमात में जो साबिक़ MPA मिनिस्टर शामिल हैं, इसमें कई की छुट्टी हो जाएगी, पक्की छुट्टी हो जाएगी। वो आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे।
और इसमें मुझे वो नाम सामने नज़र आ रहे हैं वो कि आइंदा इंतखाबात में उनका और MPA जो है उनके आने वाले इंतखाबात में कोई मुस्तकबिल नहीं जी। वो किसी दबाव या प्रेशर के तहत नई पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन मुझे उनका मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता ये पार्टी बन गई लेकिन PTI को नुकसान होगा, PTI के वोट तोड़ेंगे, PTI के वोट टूटेंगे। लेकिन ये बताइएगा कि वो कौन से लोग हैं जिनका सियासी मुस्तकबिल आपको अब तारीख नज़र आ रहा है? बहुत से नाम है, मैं अगर नाम लूँ तो बहुत उन लोगों के नाम ले दें जिनको आवाम जानती है। अगर मैं आपको कहेंगे इसमें ऐसे मिनिस्टर भी ऐसे MPA भी, आगाज़ इकरामुल्लाह वो आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए थे, फिर शामिल हुए। एहतशाम जावेद डे खान से उनका ताल्लुक़ है, वो आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए थे, फिर वो शामिल हुए। ये गाजी गज़न जमाल हैं। मैं ये कह रही थी कि जिनको लोग जानते हों वो नाम क्यों लूँ मैं, वो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे सामने ना, आपको भी पता है मुझे भी पता है आइंदा इंतखाबात में उन लोगों को वोट नहीं देंगे। अगर उन्होंने कामयाबी हासिल की तो PTI की वजह से कामयाबी हासिल की थी, आइंदा उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। अलबत्ता ये पूरी लिस्ट में से मज़ीद लोग उनमें शामिल होंगे, कुछ कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन ये होगा नुकसान PTI के कम अज़ कम। इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो उनके अपने ज़ाती वोट हैं, ज़ाती वोट बैंक भी है, वो PTI का वोट शामिल होकर उन्होंने बड़ी कामयाबी, बड़ी मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी। आप महमूद खान की आप बात करें, ज़िला स्वात में उन्होंने बहुत से काम किया, मुहिबुल्लाह उनके बहुत ज़्यादा करीब, उनके हल्के में बहुत काम किया। ज़ियाउल्लाह बंगश का कोहाट में जीतते रहे, ये अच्छे उसमें से अच्छे उम्मीदवार परवेज़ खटक की, उनका बेटा इब्राहिम खटक, उनका दामाद है इमरान खटक, उनकी तो मतलब बात ऐसे भी हैं लगा। अगर इमरान खटक परवेज़ खटक और महमूद खान की वजह से कामयाब हुए, ऐसे ही इसमें भी है वो। ठीक है, फिदा साहब की तरफ चलेंगे और उनसे ये पूछेंगे। फिदा साहब, आप ये बताइएगा, यकीनन जो आज एक्टिविटी हुई है, एक नई पार्टी बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उससे ज़रूर कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचेगा, लेकिन आपको इस पार्टी की कितनी कामयाबी नज़र आती है, इसका कितना फ़ायदा नज़र आता है आपको? देखें, अगर अपनी सीटें बचा पाएं नौशहरा के अंदर परवेज़ खटक साहब, तो मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। किसी हद तक सवात में महमूद खान साहब की शक्ल में और कुछ हलकों में जाहिर है कि हजरत खान साहब की ये बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी हद तक तहरीक इंसाफ को नुकसान तो होगा, लेकिन इतना फायदा मुझे इस नई सियासी जमात के हाथों में मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब अगर एक तरफ PTI के लोग हैं जो मुंतखब होते रहे हैं और PTI की वजह से और PTI के चेयरमैन की वजह से मुंतखब होते रहे हैं, तो जाहिर है कि अब एक दूसरा ऑप्शन लोगों के पास है कि परवेज़ खटक साहब की पार्टी की शक्ल में। तो ये जब वोट बैंक तकसीम होगा तो इससे मौजूदा जो हुक्मरान जमातें हैं उनको फायदा मिलेगा। जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले लोग हैं वो तो जाहिर है कि अपनी आज़ाद हैसियत में, और अगर उनका अपना कोई शख्सी वोट है, कोई शख्सी वोट बैंक है, तो वो तो इंटैक्ट रखेंगे। और इजाफी फायदा अगर उनको मिलना था तहरीक इंसाफ की वजह से, तो अब शायद उनको वो इजाफी फायदा तो ना मिले, लेकिन मुझे ना तो PTI अगर वजूद रखेगी आइंदा इलेक्शन में, अगर बेट का निशान होगा, तो मुझे इतना नुकसान PTI का नजर नहीं आ रहा, मुझे इतना ज्यादा फायदा परवेज़ खटक की जमात का नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता ये जब सियासी महाजराई होगी, जब इस तरह का माहौल जिस तरीके से आज हमने देखा, अगर ये इमेज साथ जाएगा, इलेक्शन तक जाएगा और मजीद भी ये चीज खराब होगी आगे जाकर, जिस तरीके से जो इंतजाम किया गया था वो इंतजाम खासा नाकिस किया गया था, खासी यानी थर्ड क्लास की मनसूबाबंदी की गई थी इस पार्टी को लॉन्च करने के हवाले से, इस पार्टी का नाम मंजर आम पर लाने के हवाले से, मीडिया पर लाने के हवाले से, यानी कोई इंतहाई भोंडा तरीका इस्तेमाल किया गया। तो ये चीज इलेक्शन में भी जाएगी और ये अफेक्ट करेगी परवेज़ खटक साहब की नई सियासी जमात को, और उनके साथ वाबस्ता जितने भी लोग हैं वो सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो अगर मुंतखब होते रहे हैं तो PTI के नाम की वजह से मुंतखब होते रहे हैं, बेट के निशान की वजह से मुंतखब होते रहे हैं। अब किस इंतखाबी निशान के तहत वो परवेज़ खटक साहब की सियासी जमात से इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे वो मुंतखब हो पाएंगे, कैसे अवाम में वो जाएंगे, कैसे वो उन वर्कर्स के पास जाएंगे कि जिनके सामने वो अब तक PTI का नारा जो है वो लगाते रहे हैं, अब वो एक नए नारे के साथ कैसे जाएंगे।
अगर ये 6 महीने पहले हुआ होता, अगर ये 1 साल पहले हुआ होता, तो इनको कुछ काम करने का भी मौका मिलता। अब तो अगर इलेक्शन अपनी मुकर्ररा तारीख में जब मुद्दत पूरी होगी और उसके बाद निगरान सेटअप बनेगा, और अल्लाह करे कि 60 दिनों के अंदर या 90 दिनों के अंदर जब भी इलेक्शन होंगे, जल्द होंगे, तो इस हिसाब से इनके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है। ये कैसे क्या होमवर्क करेंगे? ये अगर कोई कारकर्दगी भी बताएंगे तो क्या कारकर्दगी तो पीटीआई की कारकर्दगी बताएंगे। अगर वो बहैसियत एमएनए या बहैसियत वजीर या बहैसियत एमपी उन्होंने किसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, फंड इस्तेमाल किए हैं, तो वो तो सारा मरहून मिन्नत है पीटीआई की हुकूमत के। ठीक है, यानी अपनी अहलियत और कारकर्दगी साबित करने के लिए इस वक्त उनके पास कुछ नहीं है, दामन खाली है। डॉक्टर काशिफ साहब की तरफ चलेंगे। काशिफ साहब, आप बताइएगा, आपने वैसे तो हमें ये मौक़िफ़ दिया है कि नून लीग का पलड़ा आपको भारी लगता है, लेकिन क्या आपको कहीं ना कहीं हज़ारा में ये जो नई जमात बनी है इसकी मकबूलियत आपको लगता है कि मुस्तकबिल में हो सकती है, या ये अपना इन्फ्लुएंस कर सकती है लोगों पे? जी, मेरा ख्याल है कि होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस वक्त अगर आप प्रैक्टिकल पोजीशन को देखें ना, तो हालात हज़ारे के वही हैं जो माजी में थे, और वो माजी की तरफ लौट गया है। और चूंकि पीटीआई अपनी ताकत खत्म कर रही है, आप देखें कि परवेज खटक जैसे ताकतवर शख्स को एक अपनी पार्टी लॉन्च करनी पड़ गई है, तो उसके बाद आप हज़ारे में तो उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें कि पीटीआई आपको नजर आएगी। आप इससे अंदाजा लगाएं कि हवेलियां में जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं बल्दिया के मेयर के लिए, तहसील मेयर के, तो उसमें पीटीआई ने एक मुख्तलिफ शख्स को टिकट दिया है, जबकि जो पिछले वाले मेयर जो आज़ाद जीत के जो पीटीआई में आए थे, उनके अजीज को नहीं दिया गया। तो इससे भी आप अंदाजा लगाएं कि लोग आज़ाद भी खड़े होने को तरजीह दे रहे हैं, बजाय से वो पीटीआई के साथ इलेक्शन करना चाहिए। ये एक फर्क है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हसन खान साहब की बात मैं बढ़ाना चाहता हूँ कि 6 अगस्त को इन तहसील हवेली की चेयरमैनशिप और पेशावर मथुरा की तहसील चेयरमैनशिप की इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन पीटीआई की कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ने जो बात कही ना, वो ये सब दुरुस्त कही। अगर ऐसी सूरत हाल रही आइंदा इंतखाबात में, तो बड़ा मुश्किल होगा पीटीआई के लिए। ठीक है हसन साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, कोई और नाम क्यों नहीं इन्होंने चूज़ किया? क्या जो वोटर है उसको बाद में कुछ, जिसे हम कहते हैं ना टैक्टिक्स होती हैं गुमराह करने की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों चूज़ किया गया? नहीं, आपको पता होगा कि जिस तरह मतलब पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंट्री ने पीपल पार्टी पे पाबंदी ली, तो पार्लियामेंट्री ने फिर एक, आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पीपल पार्टी पेट्रियाट का नाम ये, इसका बुनियादी मकसद ये है कि यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री, उनको पता है कि लोग पीटीआई के साथ हैं, तो वो इसको नाम को इस्तेमाल करके मतलब कैश करेंगे। लेकिन मतलब ये लोगों को किस तरह मतलब आंखों में धूल झोंकने की आप कोशिश करेंगे कि मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री, लोग सब जानते हैं, सबको पता है वो पीटीआई का इंतखाबी निशान बला होगा, और इसके वो इस तरह करेंगे वो। लेकिन यहाँ ये समझने की भी बड़ी ज़रूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक शख्सी जमात के तौर पर सामने आई, और उसका जितना भी वोट बैंक था, लोगों ने ये भी कहा कि अगर इस जमात के बैनर तले कोई दीवार भी खड़ी करा दी जाती तो उसने भी जीतना था। तो लेकिन यहाँ पर ही सवाल आता है कि क्या वाकई हमारी आवाम को इतना लोग इग्नोरेंट समझ रहे हैं? एक और सवाल जो मेरे जहन में है वो ये है कि आतिफ खान साहब, शहराम, ये वो लोग थे कि जिनके साथ हम देख रहे थे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कोई ना कोई चिपकलिश हमें नजर आती रहती थी, काबीना से भी बरतरफ हुई। बिल्कुल, तो वो अभी तक इंटैक्ट हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? फिलहाल रुपोश हैं, नजर नहीं आ रहे। क्या आपको लगता है कि वफादारों की जो वफादारियां तब्दील हो गई हैं और जिनको नहीं समझा जा रहा था वो अभी तक इंटैक्ट हैं? आज मेरी एक साबिक सूबाई वज़ीर से बात हुई, उन्होंने कहा कि जब मैंने परवेज़ खटक साहब से मुलाकात की 1 महीने पहले, वो तो उन्होंने मुझे बताया कि परवेज़ खटक कि मैं उनके साथ राब्ते में हूँ, शाहराम तरक्की के साथ, लेकिन आतिफ के बारे में ये नहीं कहा, लेकिन शाहराम तरक्की के बारे में कहा कि वो शायद वो शामिल हो जाएं, पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो जाएं। उन्होंने मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये उनसे मेरी राब्ते हैं और उम्मीद है कि वो
शामिल हो जाएंगे। उनकी भी मजबूरियां हैं ना, ठीक है, लोगों की मजबूरियां भी है ना, आपको पता होगा लोगों की मजबूरियां बहुत मजबूर हैं या मजबूर कर दिए गए हैं, उनके कारोबार भी है, उनको उन्होंने वो वजारत भी दे रहे हैं। आपको पता होगा कि महकमा तालीम के फर्नीचर के इसका बहुत बड़ा स्कैंडल है, अरबों रुपए के फर्नीचर की ख़रीदारी की गई है। अगर उन पे किसी पे हाथ डाला गया तो उनमें खामखा वो आएंगे। लोगों की मजबूरियाँ भी है ना, उनका कारोबार भी है, उन्होंने वजारतें भी की, यानी कारोबार भी करना है, वजारतें भी चलानी है। फिदा साहब आपकी तरफ आएंगे, आप बताइएगा कि कितना इत्तेफाक करते हैं आप हज़रत खान साहब के मौक़िफ़ से कि मजबूरियाँ भी तो हैं जो कि कुछ ना कुछ करवाती ही रहती हैं इंसान से। मुझे आप मुख्तसर जवाब अगर देने दे तो मैं हज़रत खान साहब की तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है, इत्तेफाक करते हैं आप। ये बताइएगा, चलिए सवाल हम थोड़ा सा बदल देते हैं। सवाल ये है कि आज जो हुआ, महमूद खान जैसे लीडरान जो कि एक विजन को 5 साल तक और 9 साल तक प्रमोट करते रहे मुसलसल, उस विजन से तो वो हट गए हैं, लेकिन कुछ और लोग भी थे जो बड़ी मरकज़ी क़यादत हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र आती थी। अगर हम उनमें नाम लें तो तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान खान बंगश, आतिफ खान, शहराम तरकई, उमर अयूब, आज़म स्वाति, ये सारे लोग अब आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं? क्या ये इंटैक्ट रहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंटेरियन है उसका हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, जितने भी आपने नाम लिए और इससे पहले आपने जिक्र किया, हज़रत खान साहब ने जिक्र किया शहराम का, आतिफ खान का, और फिर इसमें एक नाम शकील खान का भी है जिनको बरतरफ किया गया था और जिन पर साजिशें करने का इल्जाम लगाया गया था। आज तो वो परवेज खटक साहब के साथ नहीं नजर आ रहे, और वो लोग जो बहुत ज्यादा दम भरते थे पीटीआई के चेयरमैन के नाम का, पीटीआई का इस विजन का, 5 साल तक बल्कि 9-10 साल तक, इससे बहुत पहले से ये लगे हुए थे जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी है। तो मेरा ख्याल है कि आज ये सारे लोग एक्सपोज हो गए हैं। ये जितने भी आपने इसके बाद के मरहले में नाम लिए हैं कि ये आपको कहाँ खड़े नजर आते हैं, ये देखें आजमाइश का वक्त है इस पार्टी के ऊपर। ये जिस आजमाइश से ये पार्टी उतर रही है या जो लोग उतर रहे हैं, ये अगर वो डट कर खड़े होंगे, अगर वो चट्टान की तरह वाकई हकीकी मानों में खड़े होंगे, तो ये तो इस आजमाइश से निकल जाएंगे। लेकिन अगर इन पर ज्यादा दबाव पड़ता है तो हज़रत खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों की अपनी मजबूरियां हैं। और आज की इस पार्लियामेंटेरियन के इजलास में आपने देखा होगा कि जो जो लोग थे उनकी अपनी अपनी मजबूरियां थी। यानी ये कोई देखें, मंशूर तो है नहीं परवेज खटक साहब की जमात का, कोई विजन तो है नहीं। मतलब एक चीज एक रद्द-ए-अमल में बनी है, या 9 मई के रद्द-ए-अमल के लिए या दबाव के लिए कुछ किया, कोई भी आप नाम ले दें, कौन सी ऐसी अट्रैक्शन है परवेज खटक के नाम में या उनकी शख्सियत में या उनकी नई पार्टी में कि लोग धड़ाधड़ जोक तर जोक जाके उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। अब अगर आप देखें, तैमूर सलीम झगड़ा का आपने नाम लिया है, कामरान बंगश की कारकर्दगी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खासे मुतमईन थे आखिर तक, गो के कुछ बीच में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। लेकिन तैमूर सलीम झगड़ा के हवाले से आप देखें कि उनके बारे में कहा जाता रहा कि आतिफ खान की तरह, परवेज खटक की तरह, महमूद खान की तरह तैमूर सलीम झगड़ा भी वजारत आला के उम्मीदवार हैं। तो आने वाले दिनों में देखिए पाकिस्तानी सियासत के हालात बदल सकते हैं। ये बहुत कठिन और बहुत सब्र आजमा मराहिल होते हैं। अगर इन मराहिल से ये लोग गुजर जाते हैं तो इनको उम्मीद है कि कोई ना कोई दिन ऐसे आ जाएंगे, खिज़ां के बाद बहार आ जाएगी, और जब बहार आएगी तो यही लोग होंगे जो फिर परवेज खटक और महमूद खान और इस तरह के दीगर लोगों की जगह लेंगे और उनके जो ओहदे हैं वो संभालेंगे। जो विजन, जो चूरन बेचा गया पिछले 9-10 साल से और जिन लोगों ने बेचा, आज अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को छोड़ सकते हैं और उनसे एक किस्म का, मैं बहुत सख्त लफ्ज है मुझे इस्तेमाल करनी दीजिए, अगर वो उनके साथ गद्दारी कर सकते हैं तो वो आगे जाके फिर कौम को मजीद क्या विजन देंगे, क्या नारा देंगे, कौन सा नया नारा देंगे, किस नए नारे के तहत वो वोट लेंगे, कौन सा नया प्रोग्राम लेके अवाम के पास जाएंगे। तो मुझे ये लगता है ये जो पीटीआई की तकसीम है, इसका अल्टीमेट जो फायदा है वो मुखालिफिन उठाएंगे। मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा इस चीज का। ठीक है, डॉक्टर काशिफ साहब की तरफ एक मरतबा फिर चलेंगे। काशिफ साहब, आप बताइएगा आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? क्या वाकई ये जो फूट पड़ी है ये इत्तेहादी जमातों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और कितनी होगी? जी,
जहां तक बात है, अब जो कुछ सिनेरियो जो आप कह रहे हैं कि अब कैसे होगा और क्या होगा, सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा सूरत हाल के अपने कुछ तकाजे हैं, और अब जो भी डिसीजन हो रहे हैं मुझे लग रहा है कि कुछ बेहतर नहीं है, और ये वक्त नहीं था। 1 अगस्त से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं समझता कि कोई भी शख्स पॉलिटिकल मूव कर सकता है, और जो भी करेगा वो नाकाम होगा। परवेज खटक के साथ ये हो चुका है, उनकी जो भी मीटिंग खुली थी या जो भी जिस तरह भी है वो सामने लाए हैं और वो बड़े लॉस में चले गए हैं। आपको जैसे कुछ पत्ते ना वक्त से पहले शो नहीं करने होते, और उन्होंने कर दिए हैं, और इसके नतीजे में मुमकिन है उनको कुछ मुजाहिमत का सामना करना पड़े, क्योंकि देखिए आपने 12-13 साल आपने इंजॉय किया है, तो लोग आपसे बड़े नाला हैं। और फिर ये देखेंगे 2018 के इलेक्शन में परवेज खटक को वैसे भी साइडलाइन कर दिया गया था कि सूबे की वजारत आला उनको नहीं दी गई। वो 18 से ही 4-5 साल से वो खुश नहीं थे और उसका इजहार भी करते थे। तो फाइनली ये हुआ है कि उन्होंने जो भी वो लॉन्च करेंगे, लेकिन मसला ये कि परवेज खटक लीडर नहीं है ना, लीडरशिप चाहिए होती है। जैसे नवाज शरीफ लीडर है, उनको नाम पे वोट पड़ता है, चाहे आप उनको उठा के पनामा में बाहर भी फेंक दें, लेकिन उनको वापस लाना पड़ा है। इसी तरह पीटीआई की लीडरशिप जो सेंट्रल लीडरशिप है, आज से 5 साल बाद मुमकिन है वो वापस आए, लेकिन 5 साल तक पीटीआई की लीडरशिप की कोई स्पेस नहीं है, बजूद ये कि कोई ऐसा मुआवजा हो, या फिर अगस्त में हम कोई क्लियर कह सकेंगे अगस्त सितंबर में कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल उनकी पीटीआई की सियासत फिलहाल चैप्टर क्लोज है, जो भी पार्टी आएगी वो पीटीआई के अलावा होगी। और ठीक है, आपने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपने कहा कि सियासत जो है वो फिलहाल आपको ठप नजर आ रही है। ये बताइएगा काशिफ साहब के जो नाम मैंने मेंशन किए थे, जो बड़ी मरकजी क़यादत थी खैबर पख्तूनख्वा में, लीडरशिप जो थी पीटीआई की, आपको क्या लगता है, अभी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल नहीं हुए, आपको क्या लग रहा है, क्या आपको मुस्तकबिल करीब में अगले कुछ हफ्तों में, दिनों में उनकी भी वफादारियां बदलती हुई नजर आ रही हैं? देखें, बहुत से लोग हैं जिनकी वफादारियां तब्दील नहीं हो रही। कुछ लोग वो हैं जो एजेंडे पे आए थे। अच्छा, बहुत सारे लोग देखें जिनका सियासत में आज से 2013 से पहले जिनका नाम ही नहीं था ना, आज से 10 साल पहले वो लीडर नहीं थे, लेकिन जैसे मुश्ताक अली उस दौर में भी लीडर थे। इसी तरह जो केपी के जो लोग लीडर नहीं थे, आज वो लीडर हैं, आप उन सबके नाम लेते जाएं, वो सीएम बन गए। परवेज खटक क्या सीएम बन सकते थे? कभी नहीं बन सकते थे। इसी तरह याद रखिएगा कि पार्टी अगर पीटीआई मौजूद रहेगी तो नए लीडर भी वजूद में आ जाएंगे। आप देखें, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नए लीडर भी आ रहे हैं, नए लोग बन रहे हैं। राना सनाउल्लाह आप देखें ना, जब वो परवेज मुशर्रफ जब दौर मुश्किल आया नवाज शरीफ पे, तो उस दौर में माशाल्लाह के दौर में राना सनाउल्लाह इतने बड़ी फिगर बन गए कि आज वो वजीर दाखिला तक उनको दिया गया है। तो कुछ लोग इतनी स्ट्रगल करते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप बात करें शहरियार आफरीदी टाइप के लोगों की, तो उनकी तो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो असास इदारों की जानिब हमले की बातें कर रहे हैं या उनकी बातें इस तरह की, तो उन लोगों के लिए तो गुंजाइश ही नहीं है ना। चाहे पीटीआई गवर्नमेंट में भी आ जाए, मुझे नहीं लगता परवेज क्या कहते हैं शहरियार आफरीदी और इस कबाइल के जो बाकी लोग हैं उनको माफी तलाफी होगी, उनको माफी कहीं सूरत नहीं मिलेगी। और उनकी हिस्ट्री इतनी खराब हो चुकी है कि उनके लिए कहीं गुंजाइश नहीं है। और वक्ती तौर पे अगर उनको लगता है कि उनको छोड़ दिया जाएगा तो ऐसा करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है और पीटीआई को इन लोगों के बगैर काम करने दिया जाएगा। यानी कि दूसरे लफ्जों में पीटीआई आएगी भी तो लंगड़ी लूली होगी, पावर नहीं होगी, पावरलेस पीटीआई बनेगी। एमक्यूएम वाला हाल होगा जैसे 2018 के बाद जो एमक्यूएम वजूद में आई, आपके सामने मौजूद है। ठीक है, एक जुमले में काशिफ साहब, एक जुमले में बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है? सर, इसका पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का मुस्तकबिल वही है जो पीपल्स पार्टी पेट्रियाट का था। ये वही मुस्तकबिल है जो इस तरह की दीगर पार्टियां बनाई जाती हैं। यानी कि इसका दूसरे लफ्जों में परवेज खटक की पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हाँ, ये है कि अगर उन्होंने नौशहरे में या अपनी ताकत की बुनियाद पे अपने हल्के पे कुछ सीटें निकाल ली तो उनको किसी कोलिजन में शामिल कर दिया जाएगा, बट ही इज नो मोर। परवेज खटक की सियासत खत्म हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, फिदा साहब आप बताइएगा। लीडर नहीं है। बिल्कुल ठीक है काशिफ साहब, फिदा साहब आप बताइएगा क्या मुस्तकबिल आपको नजर आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का?
देखिए अब उसको तांगा पार्टी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं हुए। जब इलेक्शन होंगे तब पता चलेगा। क्योंकि देखिए असल मसला इस वक्त जो लम्हे मौजूद में हमें डिस्कस करना चाहिए वो मकबूलियत का मसला है। अब ये तो पता चल गया है कि मकबूलियत का देखें, मकबूलियत का अंदाजा तो हमें बैलेट बॉक्स के अंदर से बरामद होने वाले वोटों के जरिए पता चलेगा ना, कि कौन सी सियासी जमात मकबूल है और कौन सी सियासी जमात मकबूल नहीं है। मकबूलियत का फैसला छोड़ देते हैं आइंदा इलेक्शन पर। अलबत्ता ये फैसला हो चुका है कि कबूलियत किसकी है। कबूलियत का मामला जो है वो बड़ा क्लियर हो चुका है। तो पीटीआई अगर इसको मकबूलियत के बावजूद कबूल नहीं किया जाता तो फिर एक अलग सा माहौल बनेगा, एक अलग सा। यानी आप कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को कबूलियत मिल गई है, कबूलियत मिल गई है। हसन खान साहब, कबूलियत और मकबूलियत में क्या आप डिफरेंशिएट करेंगे? फिदाजी साहब ने बहुत खूब कहा है कि मैं तांगा पार्टी नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें से है कि जो लिस्ट है और जो शामिल हुए या मज़ीद शामिल होंगे उनकी सियासत या दफन हो जाएगी या उनको परवेज़ खटक को कोई नई शे मिलेगी। मतलब है कि अगर कोई मतलब है कि इंतखाबात के नतीजे में वोट तकसीम होंगे, मतलब नशिस्तें तकसीम होंगी, मुख्तलिफ पार्टियाँ, मतलब तो फिर अगर उनके 8-10 बंदे होंगे या 15, कबूलियत से मकबूलियत तक का सफर तय करेगी। ये मुझे तो नज़र नहीं आ, लेकिन इसी तरह है। लेकिन उनके साथ जो शामिल हो उनकी सियासत तो ख़त्म हो जाएगी ना, ख़त्म हो जाएगी, और जो उनको तो फ़ायदा होगा, मुखालिफिन को तो फ़ायदा होगा। इसमें से थे अगर वो ये पीटीआई के साथ है तो मेरे ख्याल में उनको शिकस्त देना नामुमकिन था। ठीक है, अब भी मुमकिन हो गया है। ठीक है, शिकस्त देना मुमकिन हो गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का जो हमारा अगला मौजू है वो भी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत ही है। पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि खासी गर्मा गर्मी हमें नज़र आ रही है। जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी गवर्नर को लेकर बयानबाजी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। अब फाइनली पेशावर में जो एनपी हैं उनके जो इख्तिलाफात थे अब सामने जो खुलकर आए थे गवर्नर और इत्तेहादी जमातों में इख्तिलाफात, उसको अब कल गवर्नर हाउस में अहम मुलाकात के जरिए दूर किए जाने का जो है हमें सुनगुन मिल रही है। हसन खान साहब बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी, मरकज जो नून लीग है, उनके जितने भी मरकज़ी क़यादत है, अख्तियार वली हों, चाहे वो बाबक साहब हों या फिर वो मोहम्मद अली शाह साहब हों, सब के सब कल गवर्नर हाउस में जाएंगे और बैठेंगे इन इख्तिलाफात को दूर करने के लिए। क्या हो जाएंगे दूरी इख्तिलाफात? हाँ, मैं सुन रहा था फैसल करीम कुंडी का। उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने गवर्नर पर संगीन नोयत के इल्ज़ाम हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। इसी तरह मैं सुन रहा था इख्तियार वली का कि गवर्नर हाउस पूरे तमाम के तमाम महकमे गवर्नर हाउस से चलाए जा रहे हैं। सरदार हुसैन बाबा को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि गवर्नर हाउस को जमीयत उलमा इस्लाम के दफ्तर में तब्दील किया गया है। ये जो सूरत हाल पैदा हुई, अचानक पैदा हुई, उनको ये नज़र आ रहा है कि मतलब वफाक में निगरान हुकूमत बन रही है और यहाँ मौजूदा निगरान हुकूमत की जो कारकर्दगी वो भी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं। तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि गवर्नर हाउस को गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये 6 महीनों में उनको ये क्यों नज़र नहीं आई, ये तो जो निगरान हुकूमत बनी थी। लेकिन असल में मसला ये है कि उनको ये एनपी को ये लगा कि मतलब हमारे काम नहीं हो रहे हैं, और उनको ये भी लगा मतलब कि जो गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम आवाम के लिए खोल दिए गए हैं, गवर्नर हाउस के गवर्नर से लोग मिल रहे हैं। अब भी उन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम आयद कर दिए हैं कि, और ये भी एक सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है और मुहिम चलाई गई भी है कि गवर्नर हाउस करप्शन का गढ़ है। मैं इसका दिफा नहीं करता हूँ, लेकिन अभी ये सूरत हाल बदल रही है, क्योंकि जो पीडीएम की जमातें हैं या इसके इत्तेहादी जमातें हैं वो एक दूसरे को सियासी रहनुमा जो है वो तोड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उनका ये भी इमल वली का मौक़िफ़ था कि ग़ुलाम अहमद बिलौर को पेशकश की गई गवर्नर की जानिब से कि आप JUI में शामिल हो, हम आपको टिकट भी देंगे और आपको जितवाई भी। फिर उन्होंने जो जवाब दिया उन्होंने इनकार कर दिया और ये उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, एक दूसरे पर संगीन नोयत के इल्ज़ाम आयद किए। कल जो अभी आपको पता होगा कि मतलब NP की क़यादत अदनान जलील को हटाना चाहती है, और ये इसकी 2 दफ़ा इन्हें निगरान वज़ीर आला ने 2 दफ़ा सभी गवर्नर के पास भेजा, उन्होंने वापस कर दी। गवर्नर नहीं चाह रहे कि अदनान जलील काबीना से बरतरफ हो या डीनोटिफाई हो। अब सूरत हाल बनी, कल जब मुलाकात होगी तो मेरे ख्याल में गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी
और अदनान जली का मामला आसानी से हल हो जाएगा। वो क्या अशरफुल्लाह दाऊद जो कॉन्ट्रैक्टर है MP लाना चाहती है, उनका ये वो MP का ये मौक़िफ़ है कि हम पसमानदा इलाके मतलब शुमाली वज़ीरिस्तान को इनकी महरूमी दूर करने के लिए उनको काबीना में शामिल करवाना चाहते हैं। अगर आपको ये फ़िक्र थी शुरू में, मतलब जब निगरान काबीना बन रही तो उस वक्त उसको क्यों शामिल नहीं किया? और निगरान वज़ीर के पास इख्तियारात क्या है? निगरान वज़ीर तो तरक्याती काम नहीं कर सकते, उनके अपने बिल्कुल ठीक है। आपका ये मौक़िफ़ है कि कल होने वाले इजलास में हो सकता है गलतफहमियाँ दूर हो जाएं। हमारे दीगर पैनलिस्ट की इस बारे में क्या राय है ये आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा, मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात हो रही थी गवर्नर को और इत्तेहादी जमातों को करीब लाने के हवाले से। फिदा दिल साहब की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे, फिदा साहब क्या मौक़िफ़ है आपका, क्या वाकई इख्तिलाफात कल होने वाली मुलाकात में दूर हो जाएंगे? देखिए फातिमा, अगर कल मुलाकात होती है और जी फिदा साहब, हज़रत साहब क्या लगता है आपको? जी जी फिदा साहब प्लीज। जो बयानबाजी होती रही है, जो इल्जामात लगाए जाते रहे हैं गवर्नर के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने इन इल्जामात का दिफा किया है या रद्द किया है इन इल्जामात को, तो कल यही लोग यानी इख्तियार वली साहब, मोहम्मद अली शाह साहब और सरदार हुसैन बाबक साहब, जिनके नाम से भी जो है ऑफिशियल उनके व्हाट्सएप ग्रुप से बयानात गवर्नर के खिलाफ जारी हुए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि फैसल करीम कुंडी के और दीगर पीपल्स पार्टी के लोगों की निगत और अगुवाई के क्या ख्यालात रहे हैं। इख्तियार वली साहब तो डायरेक्ट थे, वो तो बाकायदा खुद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर इल्जामात लगाते रहे हैं। तो देखें ये एक दूसरे के साथ कैसे, लेकिन वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर है, तो उसे भूला नहीं कहते फिदा साहब। लेकिन ये उनका घर तो नहीं है ना कि वो मतलब सुबह घर तो जा रहे हैं जी। तो ये अगर वो जाएंगे और इसके बाद अगर ये इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर गलत फहमियाँ कह लें, वो अगर खत्म हो जाती हैं गलत फहमियाँ, तो फिर क्या गवर्नर साहब जो हैं वो पाक साफ हो जाएंगे? उन पर फिर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं होगा, उन्होंने फिर कोई गवर्नर हाउस को जो है वो करप्शन का गढ़ नहीं बनाया होगा, उन्होंने कोई पोस्टिंग ट्रांसफर पे पैसे नहीं कमाए होंगे, माल नहीं बनाया होगा। तो ये तो एक बड़ा सवाल है कि मतलब देखें ये जो जितना भी हो रहा है ना, ये आप अवामी नेशनल पार्टी से पूछें, JUI के लोगों से पूछें, मुस्लिम लीग नून के लोगों से पूछें, पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछें, वो इन सब का ये मौक़िफ़ है कि आने वाले इलेक्शन में चूंकि PDM या हुक्मरान जो इत्तेहाद है ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, ये असल में एक दूसरे के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। तो जाहिर है माहौल तो बनाना है, ग्राउंड तो बनाना है एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। और उसके लिए आपको पता है पाकिस्तानी सियासत में जब आपके पास इल्जामात ना हो तो आपके पास तो प्रोग्राम नहीं होता, आपके पास तो बेहतरी का कोई प्रोग्राम नहीं होता, आपके पास सिर्फ इल्जामात होते हैं जिसके बलबूते पर आप वोटर्स के पास जाते हैं और उनसे वोट मांगते हैं। ठीक है, काशिफ साहब आपकी तरफ आएंगे, आप बताइएगा इसी हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। फिदा साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट किया कि क्या जब ये नाराजगियां दूर हो जाएंगी तो गवर्नर के ऊपर लगाए गए इल्जामात भी खत्म हो जाएंगे? काशिफ साहब आप सुन सकते हैं हमें? जी, मेरे ख्याल में ये चीजें इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 12 अगस्त से पहले दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, मतलब किसी जगह पे जाके तय हो जाएगा कि क्या होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ANP के हालात इतने अच्छे नहीं है, वो डिमांडिंग पोजीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है, वो इतनी ताकत नहीं रखते कि कोई डिमांड कर सकें, क्योंकि पिछले 10 साल से सूबे में उनकी हैसियत आप जानते हैं कि ना होने के बराबर है। बल्कि PTI का जो बुनियादी नुकसान हुआ था वो 2 लोगों का हुआ था, JUI और ANP। यानी कि सोचें कि जो मजहबी सियासत और नस्ली सियासत, दोनों सियासतें सूबे में खत्म हो गई थी, लेकिन अब वो दोनों उभर सकती हैं, लेकिन उसमें इम्कान जो ज्यादा है वो मजहबी सियासत के वापस आने का है, जिसमें JUI को फायदा हो सकता है। तो ANP के लिए तो मुस्तकबिल है ही नहीं ना। अवामी नेशनल पार्टी के हालात हम देख रहे हैं काफी दगरगू हैं। पेशावर में जो ANP है उनको धचका भी लगा है आज। अब वो कहाँ जाएंगे? जी काशिफ साहब, अवामी नेशनल पार्टी के हवाले से आपने भी बात की, तो बड़े हालात उनके हम देख रहे हैं कि डावाडोल से हैं। जो जिली सदर और मेयर थे साबिक उम्मीदवार शेर रहमान, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। आपको क्या लग रहा है अवामी नेशनल पार्टी के लिए कितना माहौल नासाजगार हो रहा है इलेक्शन में?
अच्छा, इनके साथ तो ये हमेशा से ही होता है ना, कभी फरीद तूफान उठ के इनके चले जाते हैं, कभी कोई चला जाता है। असल में बेसिकली वो जिसको टांगा पार्टी आप कहते हैं, बेसिकली तो ये वो ही है। 2 डिवीजन की पार्टी थी जिसको मुस्लिम लीग नून ने इतना सर पे चढ़ाया कि इनको कहाँ तक पहुंचा दिया, लेकिन जहाँ पे थे वहीं पे आ गए। 70s में जब इन पे पाबंदी लगी नैब पे, तो उन्होंने एएनपी बना ली। हालांकि उसूलन से इसको भी चैलेंज किया जा सकता था, लेकिन इनके अपने पल्ले कोई नहीं था। वो वफाकी सतह के लीडर्स थे, वो सोशलिस्ट थे, वो बहुत सारे लोग थे, नेशनलिस्ट थे जो इनके साथ थे। तो आज इनकी जो, अगर आप कहते हैं ना पुराना इनका माजी बहुत बड़ा था, वो बेसिकली पूरे पाकिस्तान की सतह पे था। तो ये बुनियादी तौर पे तो 2 ठीक है इख्तिलाफात जी। खत्म होने का ये फ़ायदा होगा कि एनपी के मतीउल्लाह को वो फुल मिनिस्टर बनाया जाएगा सनत और हरफत का, और इसके मुकाबले में अशरफुल्लाह दावड़ को काबीना में एज एडवाइज़र लिया जाएगा। एनपी को ये फ़ायदा होगा। एनपी की ये इमल वली की ये कोशिश है कि ये 2 उनकी जो मुतालबात है या उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो। ठीक है, आपको लगता है कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है इस तरीके से। फिदा साहब, आपकी तरफ आएंगे। निगरान काबीना के 6 महीने में किसी किस्म की कोई खास कारकर्दगी सामने नहीं आई है, आपको क्या लग रहा है, क्या किया 6 माह में इन्होंने? क्यों नहीं आई है? देखें, करप्शन के केसेस बड़े अच्छे उठाए जी। नहीं, आपने कभी इतनी शानदार कारकर्दगी देखी है? देखें, वज़ीर आला साहब कितना शानदार किरदार अदा कर रहे हैं, कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। आपके जितने भी निगरान वजीर हैं, जितनी भी सियासी जमातों के साथ वो वाबस्ता हैं, अपने अपने हलकों में वो काम कर रहे हैं। आपको अगर नहीं नजर आ रहे हैं तो ये देखें आपकी कमजोरी है। और जो सियासी निगरान वजीर हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले इस्तीफा दे देना है। उन्होंने अपने अपने हलकों में जाके इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने बाकायदा तरक्याती फंड्स मांगे हैं। चीफ सेक्रेटरी और जो सेक्रेटरी पीएनडी हैं, उनके निगरान वजीरों के साथ इख्तिलाफात किस बुनियाद पर हैं? बिल्कुल ठीक है फिदा साहब, बिल्कुल ठीक है। हमने प्रोग्राम को वाइंड अप करने, हजरत खान साहब से पूछेंगे कि जो काम मुझे नजर नहीं आए फिदा साहब को नजर आ गए हैं। हजरत खान साहब, क्या तरक्याती काम और क्या वो कारकर्दगी आपको नजर आई है 6 माह में? मेरे ख्याल में निगरान काबीना की कारकर्दगी मायूसकुन रही है। ठीक है। और निगरान काबीना पे इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं, मुख्तलिफ उस पर करप्शन के भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं। और जिस तरह फिदा दिल भाई ने कहा है कि मतलब इसमें से बहुत से ऐसे हैं कि आइंदा इंतखाबात लड़ने वाले हैं, वो जब इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान होगा तो वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, 6 माह की कारकर्दगी अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की, तो इख्तिलाफात, इल्ज़ामात और तनाज़ात इसी से भरी हुई नज़र आ रही है हमें। पाकिस्तानी कौम के लिए हम हमेशा ही अपने प्रोग्राम के आखिर में यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के सियासतदानों को ये तौफीक दे कि वो अपने अवाम के लिए भी कुछ सोच सकें, जिनके वोट से वो असम्बलीज़ तक आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही नाज़रीन। अगले प्रोग्राम